हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज बायोलॉजी की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। लेकिन थोड़ा सा प्री रिवीजन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सेल में कंपोनेंट को लेकर हम क्या क्या जानकारियां लेंगे। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले की कक्षा में बताया था, पहले के क्लासेस में बताया था कि जो सेल होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक देखा था। तो हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ही क्लास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेल के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर तो पूरी तरीके से आपके क्लियर होने ही वाले हैं। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक एक शब्द की बारीकियों को यहाँ पर बता के चलूंगी, ताकि सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन वो इजी हो जाए, ताकि आप बहुत ही सरलता से इसके हर एक टॉपिक को समझ पाओ। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और हम यहाँ पर सेल के कंपोनेंट की पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है आपका कंपोनेंट ऑफ सेल। लेकिन कंपोनेंट ऑफ सेल के पहले मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेकर। प्रोकैरियोटिक हमेशा प्रिमिटिव कंडीशन होता है। प्रिमिटिव कंडीशन कहने का तात्पर्य कि जैसे किसी भी जीव का निर्माण इवोल्यूशन के यानी कि जैव विकास के कारण होता है, ठीक उसी तरीके से यूकैरियोटिक जितने भी सेल होते हैं उनकी प्रिमिटिव कंडीशन जो होती है वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की होती है। लेकिन साथ ही हमने सेल को डिफाइन करते समय इस चीजों को ध्यान में रखा था कि सेल की परिभाषा जब हम लिखते हैं तो मैं एक साइड में थोड़ा सा आपको सेल की प्रॉपर्टीज बता के चलती हूँ। सेल जो होता है वो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल होता है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल होता है और हेरिडिटिकल होता है। तो अगर हम सेल की प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें कि ये फंडामेंटल है यानी कि मूलभूत इकाई है, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग पार्ट कहते हैं, मूलभूत इकाई। ये संरचनात्मक होती है यानी कि अपना इसका स्ट्रक्चर होता है। वहीं पे बात करते हैं फंक्शन की, तो ये क्रियात्मक होता है यानी कि हर का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, विशिष्ट काम होता है, विशिष्टीकृत तौर पर ये किसी भी कार्य का संपादन करता है। और हेरिडिटिकल की बात करें तो ये अनुवांशिक होता है यानी अनुवांशिक इकाई है। हम जब भी सेल का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो अपने ध्यान में रखते हुए ही पढ़ते हैं। अब बारी आती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को पूरी तरीके से समझकर आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर सबसे सटीक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है, जैसा आप उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बैचलर इंसान जो अपने घर के अंदर अपने रूम के अंदर अकेला रहता है। घर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो चाहे सही तरीके से करे, चाहे वो पूरी तरीके से उसमें अपने परफॉर्मेंस को दे पाए चाहे ना दे पाए, कैपेबल हो पाए ना हो पाए, लेकिन वह अपने घर से संबंधित सारे कार्यों का संपादन करता है, सारे कार्य करता है। वहीं पे यूकैरियोटिक जो होता है उसके अंतर्गत एक ज्वाइंट फैमिली आती है और उसमें लेबर डिवीजन होता है यानी कि श्रम विभाजन होता है। और हर एक काम को स्पेसिफिक फॉर्म में करने के लिए, विशिष्टीकृत फॉर्म में करने के लिए एक मेंबर होता है जो उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सलीके ढंग से करता है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के बाद अगर यूकैरियोटिक की बात आती है तो ध्यान से देखिए, देयर इज एन अक्यूरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम विभाजन के आधार पर कि यूकैरियोटिक के अंदर विद इन अ यूकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत श्रम विभाजन के आधार पर इनके कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं, यानी कि कुछ अवयव होते हैं जो अपने कार्यों को विशिष्टीकृत रूप में संपादित करते हैं। यूकैरियोटिक के अंतर्गत उनके श्रम विभाजन के आधार पर यूकैरियोटिक के अंदर कुछ विशेष अवयव पाए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं जो अपने कार्य को करने में काफी कुशल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। मैं एक एक शब्द का यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब श्रम विभाजन। यूकैरियोटिक सेल आप जानते हो
अब स्पेसिफिक कंपोनेंट यानी विशिष्टीकृत, जैसे होता है ना कि हम हड्डियों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या अगर हमें परेशानी है तो हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हार्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और अपने कार्यों के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं यानी विशिष्टीकृत होते हैं। और ऐसे कंपोनेंट को हम सेल के अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग के नाम से जानते हैं या कोशिका अंगक के नाम से जानते हैं। एक बात थोड़ी सी बारीकी ध्यान के देके चलिएगा, ये ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ऑर्गन को हिंदी में अंग कहा जाता है और अंग जो है वो काफी बड़ी संरचना होती है। खास करके मैं आपकी मेमोरी में थोड़ा सा बता के चलती हूँ, जब कोशिकाएं मिलती हैं तो उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर आपके चैप्टर में इस बार खास करके 9वीं की कक्षा में डिवर्सिटी को इंक्लूड किया गया है, तो जब आप डिवर्सिटी पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, तो आप ये जानोगे कि किस तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जीव के शरीर में पाया जाता है या फिर किसी भी जीव का शरीर एज अ फिजियोलॉजी किस संरचना का बना होता है, उसका कल्चर क्या होता है, ये आपको बहुत ही बारीकी से समझने को मिलेगा और इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। चूंकि सेल ही अपने आप में बहुत ब्रॉड लेसन है जिसे एक बार में पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जा सकता, तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर कर ही पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। अब ये सारे जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं यानी विशिष्टीकृत कार्यों का संपादन करते हैं। अब कौन करते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स करते हैं। अब इनके कार्य की विशिष्टता के आधार पर इनके कंपोनेंट को 3 भागों में बांटा गया है, यानी द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल्स आर। ऑल द सेल्स आर कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। बस इनकी परिस्थितियां थोड़ी सी अलग होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से अलग होते हैं। तो ये हर तरह की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर दोनों ही परिस्थितियां यानी प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंतर्गत इनकी परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई होती हैं, जिसके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। ये बिल्कुल उसी तरीके से अपनी भूमिका अदायगी करता है जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारा ब्रेन करता है। और तीसरी कंडीशन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें रख के चलूंगी। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का ही एक भाग है, एक प्रकार है, यानी प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये जीव द्रव्य कोशिका की सघनता को बढ़ाने का काम करता है, उसकी डेंसिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। अगर ये 2 रूपों में पाया जाता है तो पहला कहलाता है साइटोप्लाज्म और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि हम न्यूक्लियस की संरचना जब पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से स्पष्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि जीव द्रव्य का वह प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कंडेंसिटी को प्रोवाइड करता है, सघनता को प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत कई ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए उपापचयी क्रियाओं का संपादन करते हैं, एज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी की उपस्थिति कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है और ये अपने अपने कार्यों का बहुत ही विशिष्टीकृत रूप में संपादन करते हैं और कोशिका अपने सर्वाइवल कंडीशन में अपने समस्त कार्यों का संपादन इनके माध्यम से करती है। तो कुल मिलाजुलाकर साइटोप्लाज्म के 2 प्रकार, जो कि प्रोटोप्लाज्म के 2 प्रकार, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म। हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली के मध्य विद्यमान होती है, उपस्थित होती है। वहीं पे न्यूक्लियोप्लाज्म की बात की जाए तो ये न्यूक्लियस के अंतर्गत पाया जाता है, जिसमें क्रोमेटिन नेटवर्क्स पाए जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स की उपस्थिति होती है। इन सभी की चर्चा हम टॉपिक टू टॉपिक पूरी डिटेल में करेंगे। आज की जानकारी आपकी ये थी कि कंपोनेंट ऑफ सेल में हम 3 भागों को बांटते हैं। सेल के अध्ययन के लिए हमें उनके लेबर डिवीजन के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है और खास करके ये बात की जा रही है यूकैरियोटिक सेल में
क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में लेबर डिवीजन नहीं होता, उसमें सारी क्रियाओं का संपादन होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट पूरी तरीके से नहीं पाया जाता, क्योंकि वो उनके जो अंगक होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, जिसके कारण उनकी संरचनाएं भी अस्पष्ट होती हैं। लेकिन बात अगर यूकैरियोटिक की जाए तो उनमें स्पेसिफिक कंपोनेंट पाए जाते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन का ऑपरेट करते हैं, और ये कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियस और तीसरा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। अब हम वन बाय वन करके इनकी बारे में जानेंगे, इनका अध्ययन करेंगे और हर एक छोटी से छोटी बारीकियों को समझेंगे। आज के लिए सेल कंपोनेंट को लेकर जो आपका क्लास है वो यही समाप्त होता है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।